हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे है और किस तरह से होता है, और यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के छोड़ा था। कैसे डायग्राम बना है, कैसे हमने इसको स्टडी किया था, तो इस वीडियो को देखने के पहले लास्ट वाला वीडियो एक बार आप रिपीट कर लें, एक बार देख लें। उसके बाद ये आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। यहाँ से निकलने वाली वेव, यहाँ से निकलने वाली वेव जो इस पॉइंट पर पहुँच रही है, इनके बीच इतना पार्ट डिफरेंस था जो मैंने निकाला था यहाँ पर। ई विड्थ ऑफ आपकी स्लिट है, और यहाँ से हमने, यहाँ से पहली वेव निकल रही तो यहाँ से निकलेगी आपकी nth वेव। तो इसके और इसके बीच जो पार्ट डिफरेंस, मतलब n वेव के बीच जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो निकाला था हमने। ये आपका जो पार्ट डिफरेंस, ये है आपका फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस bg। तो ये यहाँ रखा था। तो दो सक्सेसिव वेव के बीच, एक वेव यहाँ से निकल रही, दूसरी वेव यहाँ से निकल रही है, तो इन दोनों के बीच कितना पार्ट डिफरेंस होगा? तो वो होगा, n को नीचे ले आएंगे तो ये अपने पास में दो सक्सेसिव वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं इन दोनों के बीच में। कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा? तो इसके लिए हम जो है पॉलीगॉन मेथड को यूज़ करते हैं। हम जो है बहुभुज विधि को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पॉलीगॉन मेथड और बहुभुज विधि को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं। मैं इन पॉइंट्स को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये यहाँ एक पॉइंट है, और यहाँ पर जो है, थोड़ा आगे बना देता हूँ, यहाँ एक पॉइंट है, और आपका यहाँ पर भी ये एक पॉइंट है। ये एंड पॉइंट आपका B है, और ये एंड पॉइंट हमारे पास में A है। ठीक है। अब जो यहाँ से बहुत सारी वेव्स इमिट हो रही है, एक वेव यहाँ से इमिट हो रही है, ऐसे जा रही है आगे। एक वेव, nth वेव जो है वो यहाँ से इमिट हो रही है और ऐसे जा रही है आगे। तो हम इनके बीच रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो रिप्रेजेंट होगा कहाँ पर? आपका इस पॉइंट P' पर रिप्रेजेंट होगा। उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर जो है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से जितनी भी वेव्स निकल रही ना, इन सब वेव का यहाँ 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 ईच पॉइंट से जो वेव निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, मैं यहाँ पर A मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से जब ये वेव निकलेगी और ये वेव पीछे से आएगी आपकी, कुछ इस तरह से आ रही है, तो इस पॉइंट से क्या होगा, इसका ये डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर मैं कुछ वेव्स और बना देता हूँ। यहाँ 1, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव फ्रंट चला रहा है, जिसको अपन एज अ वेव डिनोट यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसी प्रकार से आगे, और फिर इसी प्रकार से ये आगे हो जाएगा आपका। ठीक है। और ये सारी वेव्स इससे निकल रही है ईच पॉइंट से। ईच पॉइंट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करेगा, और यहाँ से जो वेव फ्रंट आया उस वेव फ्रंट से सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स यहाँ से निकलेंगी। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर होता क्या है, ये वेव यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर पहुँचती है तो यहाँ से ये इस एंगल से तो निकलती है, कुछ वेव्स ऐसे टर्न हो जाती है। तो जो वेव्स टर्न हुई है उनका जो ये डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और एक वेव जो है वो ऐसे आपकी डिफ्रैक्ट हो जाएगी विथ एन एंगल। यहाँ से कोई भी एंगल हम ले लें, जो मैंने शुरू माना है डेल से, तो विथ एन एंगल डेल क्या कर जाएगी, यहाँ से जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस एंगल से ऐसे, और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। एम्पलीट्यूड A था, अभी भी इसका एम्पलीट्यूड A ही है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में डेल एंगल से। यहाँ अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो ये एंगल आपका कितना होगा, ज़्यादा आगे नहीं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, डेल ही होगा, कि टू पैरेलल लाइन से दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर संगत कोण है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के संगत कोण बनेंगे, दोनों एक दूसरे का यहाँ पर जो है यहाँ पर एंगल बन जाएंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, ये जैसे वेव यहाँ आएगी तो यहाँ से फिर से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा, और ये वेव डिफ्रैक्ट होके थोड़ा सा ये ऐसे टर्न हो जाएगी,
और टू सक्सेसिव वेव्स के बीच में जो आपका मैंने फेज डिफरेंस निकाला है वो कितना है, डेल है। तो ये डेल एंगल से क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये डेल एंगल से, और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जो टोटल एंगल होगा, मतलब अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करता हूँ ऐसे ऐसे डैश डैश लाइन के थ्रू, तो जो टोटल यहाँ से ये डेल, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल कितना होगा, 2 डेल हो जाएगा, है ना। मतलब पहली वेव और दूसरी वेव के बीच फेज डिफरेंस डेल है, तीसरी वेव और दूसरी वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 डेल हो गया, एक कम चल रहा है। अब ये 2 डेल एंगल हो गया और ये वेव यहाँ से क्या करेगी, फिर से यहाँ से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा और ये वेव कुछ क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे टर्न हो जाएगी ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड भी ए ही रहेगा और ये यहाँ पहुँचेगी। इसका मतलब ये जो एंगल होगा फिर से आपका क्या बनेगा, डेल बनेगा। ये 2 सक्सेसिव थर्ड और फोर्थ के बीच में भी फेज डिफरेंस इतना ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस एंगल को ड्रॉ करके मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये जो एंगल आपका यहाँ पर ड्रॉ होगा, ये जो एंगल ड्रॉ होगा यहाँ इस तरह से, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, 2 डेल प्लस डेल, मतलब ये एंगल हो जाएगा आपका 3 डेल, ऐसा एंगल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 डेल था और ये डेल्स और एग्जिस्ट कर रही, तो 3 डेल। अब यहाँ पर जैसे ही वेव पहुँचेगी तो फिर से क्या होगा, फिर से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा और ये वेव जो है यहाँ से इस पॉइंट को, एक्सट्रीम पॉइंट को मैं यहाँ बना देता हूँ, ए पॉइंट को, ये एक्सट्रीम पॉइंट मैंने जो है यहाँ बना दिया और यहाँ से ये वेव ऐसे जा रही है। ठीक है, फिर से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा और डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा तो ये वेव क्या करेगी, यहाँ से फिर से किसी एंगल से क्या हो जाएगी, यहाँ पर टर्न हो जाएगी और ये यहाँ पहुँचेगी। इसका मतलब कि ये तो था आपका एंगल, यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाऊँ मैं ये, तो ये एंगल तो था आपका कितना, 3 डेल था। ठीक है, तो ये एंगल कितना, फिर से डेल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, तो जो यहाँ पर एंगल बनने वाला है वो एंगल कितना हो जाएगा आपका, 4 डेल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे क्या होगा, हर बार हर पॉइंट से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा और हर बार जो है इन रिजल्टेंट, ये पॉलीगन मेथड है, पॉलीगन मेथड में हम इसको इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ से वेव निकली है, यहाँ से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट हुआ और डेल एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि डेल एंगल हम निकाल चुके हैं 2 सक्सेसिव वेव के, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डेल एंगल से ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, फेज डिफरेंस है डेल यहाँ पर। जैसे यहाँ पहुँचेगी, जाना था इसको ऐसे, तो ये डेल एंगल था, बट ये ऐसे फिर से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा तो ये ऐसे टर्न हो गई डेल से फिर से, क्योंकि 2 और 3 के बीच भी उतना ही फेज डिफरेंस होगा, हम निकाल चुके हैं इसको। तो ये टोटल एंगल 2 डेल होगा, तो ये अगर रे आगे बढ़ाऊंगा तो जब ये 2 डेल है तो इसके साथ ये एंगल भी कितना होगा, 2 डेल होगा। बट जैसे ये रे यहाँ पहुँचेगी तो ये कितना डेल एंगल से फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 3। मतलब 2 और 1 के बीच में डेल एंगल है, 3 और 2 के बीच में 2 डेल एंगल है, 4 और 3 के बीच में 3 डेल एंगल है, एक कम चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर n पॉइंट मान लूँ, पॉइंट ए के ऊपर nth रे निकल रही है ना, nth रे अगर यहाँ हो रही है 8 पॉइंट A, तो मुझे बताओ कि ये आपकी nth रे है और यहाँ पर आपकी n-1th रे है, तो इनके बीच में जो ये एंगल क्रिएट होगा यहाँ, क्या ये है n-1 डेल नहीं होगा, एक कम चल रहा है। 2 और 1 के बीच में डेल हुआ, 3 और 2 के बीच कितना है फेज डिफरेंस, 2 डेल है, 4 और 3 के बीच में कितना है, 3 डेल है। तो n और n-1 इसके जस्ट, ये n3 इसके जस्ट रे क्या होगी, n-1, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, वो होगा आपका n-1 इंटू डेल। तो इस तरह से ये फेज डिफरेंस यहां पर जनरेट हो जाएगा और ये फेज डिफरेंस जनरेट होकर के यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर n-1, मतलब जो फेज डिफरेंट एंगल बिटवीन इनिशियल वेव एंड nth वेव इज n-1 इंटू डेल यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ये? तो जो फेज डिफरेंस होगा n और nth वेव बीच, यहाँ लिख देता हूँ मैं, n और n-1 के बीच जो फेज डिफरेंस होगा PD, वो हो जाएगा कितना आपका n-1 इंटू डेल हो जाएगा। बिल्कुल ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, मैं यहां से इसको तो साफ कर देता हूं और यहां से अगर मैं इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को मिला दूं, दोनों एंड पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये एंड पॉइंट है आपका और ये एंड पॉइंट है, इसको अगर मैं यहां से यहां मिला दूं तो ये जो मुझे पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट, ये जो मिल रहा है मुझे, ये क्या दे रहा है आपका रिजल्टेंट, मुझे देता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देता है मुझे ए और बी से निकलने वाली वेव्स के बीच में।
तो ए और बी से निकलने वाली वेव्स के बीच रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई, ये पहली और ये एंड पॉइंट से निकलने वाली वेव, इनके बीच जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, आर होगा, जो यहाँ तो रिप्रेजेंट नहीं होगा बट हम यहाँ स्क्रीन यहाँ रख रखी है, तो यहाँ पर ये जो भी हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट होगा, यहाँ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। अब मैं इस पूरे के पूरे कर्व में जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट है सबको मिला दूं, अगर मैं सबको मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से एक कर्व ही तो मिलेगा। तो उस कर्व को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट क्या है, बी है, तो ये दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज द ए पॉइंट। थोड़ा और इसको ब्रॉड कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये आपका बी पॉइंट और ये है आपका यहाँ पर ए पॉइंट। तो दिस बिकम्स टू बी पॉइंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एक्सट्रीम पॉइंट। और इनके बीच अगर मैं सब पॉइंट्स को मिला दूं, जितने भी अपने एम्पलीट्यूड हैं सब ए हैं सारे के सारे, तो सबको मिलाने पर मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक अर्क यहाँ मिल जाएगा, इस तरह से एक अर्क मुझे यहाँ पर जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये अर्क यहाँ मिल जाएगा इस तरह से सब पॉइंट्स को मिलाने पर, जिसका रिजल्टेंट कितना होगा, जिसका रिजल्टेंट होगा आपका इतना। ये यहाँ से आपका जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट मिले, इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये इस पॉइंट बी पर क्या मिलेगा, ए और बी के बीच मुझे ये जो मिल जाएगा ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू होगी कैपिटल आर। क्लियर है? यहां से देखो एक वेव का एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक का ए, इसके उसके बीच का है, तो इसके उसके बीच टोटल कितना होगा 2a, फिर 2a और ये फिर a तो 3a, फिर 4a। तो nth वेव की अगर बात करेंगे, अगर हम nth वेव की बात करेंगे तो यहां पर लेंथ ऑफ अर्क किसके इक्वल होगी, तो यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को कि जो लेंथ ऑफ अर्क रहेगी हमारे पास में, लेंथ ऑफ अर्क ये क्या हो जाएगी आपकी, क्या Na के इक्वल नहीं होगी। ध्यान दें ये a है, ये a है तो a प्लस ए 2a, फिर ये a है तो प्लस ए 3a, फिर ये a है तो प्लस ए 4a। तो यहां से पहली एक्सट्रीम वेव और nth एक्सट्रीम वेव के बीच में जो ये अर्क की जो लेंथ होगी ना, ये ए बी की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, Na के इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहां से यहां तक। और इसका रिजल्टेंट जो होगा ए और बी के बीच में वो तो टोटल आर है, बट ए और बी के बीच में जो आपका अर्क की लेंथ होगी वो Na के इक्वल हो जाएगी। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। और अल्फा जो यहां पर मैं एंगल लेता हूं अब, तो ये जो एंगल देखो यहां से एक्सट्रीम आपकी रे निकल रही है कुछ ऐसे, आगे की तरफ बढ़ा देता हूं इसको, ये फर्स्ट रे है जो पॉइंट बी से निकल रही थी आपकी ये, और ये जो एंगल है ना इसका यहां पर थोड़ा सा इसको और मैं अच्छा बना देता हूं, ये जो है यहां से ये इस पे मिल जाएगा और यहां से इसको मैं आगे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं, इस रे को मैं कुछ ऐसे ऐसे आगे रे जा रही है, ये कुछ इस तरह से रे निकल रही है ऐसे, और ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल पूरा ये कितना है आपका, अल्फा मान लेता हूं, जहां अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा आपका, तो अल्फा होगा पाथ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव, है ना, फेज डिफरेंस बोल लेता हूं, तो फेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव। फाइनल वेव की क्यों, क्योंकि अर्क मुझे क्यों मिला है, फाइनल से मिलाने पर मिला है ना। ये आपकी देखो यहां से भी देख लो, ये आपका फाइनल है और ये आपका इनिशियल है, तो ये टोटल रिजल्टेंट कितना है आपका, ये आया है। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा जो है आपका टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव। इनिशियल और फाइनल वेव के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो होगा आपका अल्फा, जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये आपकी रिजल्टेंट रे है जो पॉइंट ए से जाके मिल रही है और ये पॉइंट बी से चालू हो रही है, तो बी और ए के बीच जो टोटल फेज डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा आपका इतना। और ए बी आपका जो होगा यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शो करेगा, ये ए बी ए बी ए बी, ये तो रिजल्टेंट इन दोनों का निकाला मैंने, कंप्लीटली लिखा है इसको मैंने, बट इन सबको जोड़ूंगा तो आपका जो ए से लेके जो बी तक होगा ना ये पॉइंट, ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर को शो करेगा। अब यहां से मैं टोटल फेज डिफरेंस निकालना चाहता हूं इन वेव्स के बीच में, तो इन वेव्स के बीच टोटल फेज डिफरेंस निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस अल्फा है, ध्यान दें। तो यहां से निकलने वाली वेव वो ऐसे, लेकिन मैं इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाता हूं कि मैंने इसको टर्न कर लिया है, तो यहां से निकलने वाली वेव जो ये यहां जाकर के इससे मीट करेगी इस पॉइंट के ऊपर,
थोड़ा सा और उसको पास में खींच देता हूँ ताकि हम आगे एक एंगल बनाएंगे, वो एंगल भी यहाँ पर शो हो जाएगा ऐसे। तो ये जो वेव यहाँ से यहाँ पहुँच रही है और यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, जब इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस आपका कितना है, अल्फा है, तो इसके और इसके बीच भी फेज डिफरेंस अल्फा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों इसके उसके बीच अल्फा, तो इसके उसके बीच भी अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, अल्फा ही बनेगा। ठीक है, ये अल्फा और ये हो गया आपका कितना है, तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के तीनों एडिशन एंगल का एडिशन 180 होता है। तो अल्फा प्लस ये एंगल, इसको नाम दे देता हूं मैं O पॉइंट। तो ये एंगल कितना बनेगा आपका 180 माइनस अल्फा, 2 अल्फा, सॉरी 2 एंगल हो गए ना। और जब ये 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये एंगल कितना है, हम कह सकते हैं कि ये 2 अल्फा होगा, कि 180 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मतलब 180 प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस एक्स, इसको एक्स मान लेंगे, तो ये भी 2 अल्फा आएगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और दोनों एंगल हमने निकाल लिए। अल्फा क्या है आपका, पार्ट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव के बीच में निकल जाती है ये चीज़। अब मैं इस 2 अल्फा की वैल्यू देखता हूं, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, टोटल पार्ट डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस है आपका 2 अल्फा। 2 अल्फा क्या है, टोटल आपका फेज डिफरेंस है। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, टोटल फेज डिफरेंस बनेगा इस वेव और इससे निकलने वाली वेव के बीच। टोटल ये वेव और ये वेव के बीच अल्फा है, ये वेव और ये वेव के बीच में भी अल्फा है, तो टोटल क्या बनेगा आपका, टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव। और टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव अपन कह चुके हैं यहां पर कितना होता है, तो हम यहां पहले कह चुके हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ये 2 अल्फा, भाई मैंने कहा कि ये अल्फा इनिशियल और फाइनल वेव के बीच में, इसके और इसके बीच में कितना है, इसके और इसके बीच में कितना है, वो भी अल्फा होगा। तो इन दोनों वेव्स के बीच में जो वेव यहां से निकली है और जो वेव यहां से इमिट हो रही है, तो उन nth वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, वो 2 अल्फा ही तो होगा। ये निकाल लिया मैंने, यहां से ये और यहां से ये, तो ये एंगल कितना आया आपका, 2 अल्फा ही तो आया है। इस रे को मैं लेके आया हूं आगे, इस रे को लेके जा रहा हूं ऐसे, तो ये 2 अल्फा, तो ये कितना बना आपका 2 अल्फा एंगल ही तो बना। मतलब इनिशियल वेव और फाइनल वेव के बीच जो फेज डिफरेंस हो रहा है वो 2 अल्फा के इक्वल हो रहा है, टोटल फेज डिफरेंस हो रहा है आपका इतना। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, तो 2 अल्फा दैट्स इज इक्वल टू टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव। इसको अपन पहले कह चुके थे, कितना था आपका टोटल फेज डिफरेंस, यही तो था, और कितना 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू ई साइन थीटा, ये टोटल फेज डिफरेंस ही तो था। तो उसको लिख देता हूं मैं 2 पाई बाय लैम्बडा और कितना है इनटू ई साइन ऑफ थीटा, यही तो है। यहां इस 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, तो बनेगा मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन लैम्बडा इनटू ई साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इसको डेल के रूप में लिखना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, सिर्फ यहां से मैं लिख दूं इसको, तो यहां से मैं डेल लिख सकता हूं इसको, मैं यहां से 1 अपॉन एन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो एन के लिए लिख चुका हूं इसको मैं, तो एन के लिए तो मैं लिख चुका हूं इसको इतना पार्ट डिफरेंस, तो 1 2 सक्सेसिव रे के बीच में इतना होगा, तो ये आपका डेल इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा है, ये टोटल पार्ट डिफरेंस बोल रहा हूं मैं। तो यहां से 2 पाई अपॉन लैम्बडा है और 2 पाई अपॉन 2 लैम्बडा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से डेल बाई 2 लिख सकता हूं इसको मैं, बिल्कुल ले जाएगा, क्योंकि 2 पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा अपॉन ई साइन थीटा, और 2 बटे में रह जाएगा, तो डेल अप बाई 2, इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये टोटल मैंने एन लिखा, लेकिन एन हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं टोटली कि टोटल फेज डिफरेंस इतना है, तो 2 सक्सेसिव वेव के बीच में एन वेव्स के बीच फेज डिफरेंस इतना है, तो 2 सक्सेसिव वेव के बीच कितना होगा 1 अपॉन एन, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहो तो एन भी लगा सकते हो बटे में, कोई परेशानी नहीं है, बट हम इसको इस प्रकार लिख के छोड़ देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन से वो थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो यहां पर हमारे पास जो टोटल फेज डिफरेंस आया था इनिशियल वेव एंड फाइनल वेव के बीच, वो इतना आया था 2 अल्फा, और हमने इसको सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो अल्फा एंगल हमारे पास यहाँ पर निकल जाता है। अल्फा क्या था आपका, अल्फा था पार्ट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वेव एंड फाइनल वेव, ये हमने वैल्यू इसकी निकाल ली। ठीक है, अब हम ए बी को फाइंड करना चाहते हैं। ये जो ए बी आपकी वैल्यू बन रही है इसमें, इस ए बी वैल्यू को मैं फाइंड करना चाहता हूं। इस डायग्राम को मिटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि ये हमारे लिए काम हो चुका है इसका।
तो इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, और अब मैं टोटल निकालता हूं यहां से। यहां मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं इस ए बी की वैल्यू को निकालता हूं, और ए बी क्या है आपका, ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है आर। इस आर की वैल्यू को मैं फाइंड करना चाहता हूं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड हो जाएगा, वो हमें इस पॉइंट पर मिलेगा, और फिर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और फिर हम डिफरेंट पॉइंट मतलब थीटा बराबर 0 के अकॉर्डिंग, थीटा बराबर अलग अलग कंडीशंस के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहां से मैं कह रहा हूं इसको कि यहां से इस ए बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहां मैं काम करता हूं कि अगर इसको देखें हम ध्यान से, अगर आपको ये ध्यान से दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका एक अर्क बन रहा है, ये यहां पर आपका एक अर्क बन रहा है, और ये अर्क ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, ये आपका ये कोई ना कोई एक स्फेयर ही तो होगा भाई, ये स्फेयर का ही तो पोर्शन है। जब ये स्फेयर है तो कोई ना कोई सेंटर भी होगा इसका, ये सेंटर बोल देता हूं मैं स्फेयर का, यहां पर ये सेंटर है स्फेयर का, ठीक है। और अब मैं यहां से क्या करता हूं कि यहां से मैं इस पॉइंट को मिला देता हूं, ये सेंटर पॉइंट सी बोल दिया मैंने, यहां से मैंने इस पॉइंट को मिलाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस क्या है आपकी आर है। यहां से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, और ये ऑब्वियस सी बात है आपकी क्या है, ये पॉइंट क्या है यहां से यहां तक का, तो ये पॉइंट ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या है आपकी रेडियस आर है। और यहां से इसको मैंने यहां ड्रॉ करता हूं तो ये भी क्या है आपकी रेडियस आर ही तो होगी। ये पॉइंट बोल देता हूं एम डैश, एंड दिस बिकम्स पॉइंट एम, ये पॉइंट जो है ना इसको मैं एम बोल देता हूं, ओके। तो इस तरह से हमारे पास में जो है एक सर्किल है, ये वो सर्किल का ये पोर्शन है, ये अर्क, और सर्किल का सेंटर भी होगा, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी सी ए और सी बी और सी एम डैश, ये तीनों क्या है आपकी रेडियस के इक्वल है। स्मॉल आर मैंने इसको लिख दिया, और अब मैं यहां से कह सकता हूं कि ए से बी तक की लेंथ, बिकॉज ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये क्या होगा इसका, ये जो आपका सी एम होगा, ये सी एम इस ए एम और बी एम को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर क्या हो जाएगा कि फ्रॉम डायग्राम जो आपकी एम है ना, ये एम किसके बराबर है, एम इज इक्वल टू बी एम, यही है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक। ये एंगल आपका कितना है 90 बन रहा है यहां पर। और अब मैं लिख सकता हूं यहां से अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखना चाहूं आर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा ए बी, और ए बी को मैं लिख देता हूं एम प्लस एम बी या एम प्लस बी एम, बट एम और बी एम एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं क्या लिख दूं इसको आर इज इक्वल टू, इस एम की जगह भी बी एम रख दूं तो कितना बन जाएगा, ये 2bm मेरे पास बन जाएगा, ये इक्वेशन 5 आ जाएगी, हो जाएगा ये, क्योंकि सेंटर पॉइंट है उसका वो, ठीक है। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है ना, और ऑब्वियस बात है ये जो है आपका सेंटर पॉइंट, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल भी 90 डिग्री का आपका बनता है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब देखें ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि जो आपकी रेडियस होती है वो टेंजेंट लाइन पर, अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा मैं पीछे तो ये टेंजेंट लाइन ही तो होगी, तो रेडियस जो होती है टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 90 नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा एंगल 90 बोल रहा हूँ। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये पूरा 90 और ये कितना है आपका, कितना माना था इसको मैंने, ये एंगल आपका अल्फा था, अल्फा कहा था, ये क्या बनेगा आपका, ये एंगल ये वाला यहां लिख रहा हूं बाहर की तरफ, ये बनेगा 90 माइनस अल्फा, होगा यही। ये पूरा 90 है तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास में, अल्फा हो जाएगा। और ये सेम इसी प्रकार से ये आपका पूरा 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये भी कितना बन जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। और यही तो कहा था मैंने अभी कुछ देर पहले कि एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होंगे, इस फर्स्ट पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट और nth एक्सट्रीम पॉइंट के बीच जो आपका फेज डिफरेंस है वो 2 अल्फा ही तो कहा था, वही तो मैंने वहां निकाला था, उससे भी कह सकते हैं हम इस चीज को। तो ये दोनों एंगल आप दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और अब हम यहां से इन ट्राइंगल ACM की बात कर दें या BCM की बात कर दें, तो इन ट्राइंगल यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को, चलिए यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल BCM। इस ट्राइंगल की अगर बात करें, यहां लिख देता हूं मैं इन ट्राइंगल BCM। इस BCM ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा
है ना। तो पूरा ट्राइंगल है हमारे पास में, ये आर है, ये डिस्टेंस हमें पता है, अभी भी निकालनी हमने 2bm, बस bm की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो इन ट्राइंगल BCM में लिख दूं साइन अल्फा इज इक्वल टू, तो ये एंगल अल्फा बन रहा है, साइन अल्फा ये आपका बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनियस। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसका मतलब BM अपॉन में कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा। तो यहाँ से BM की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो BM इज इक्वल टू R साइन ऑफ अल्फा। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दूं मैं, तो दीज इंप्लाइज R इज इक्वल टू 2R साइन ऑफ अल्फा। इक्वेशन नंबर 6 आ गई, हो गया वैल्यू, BM की वैल्यू निकाल के मैंने रख दी इस सर्किल को ड्रॉ करके, ठीक। तो ये BM की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसकी BM बराबर कितना बन जाएगा, जो R इज इक्वल टू 2R साइन अल्फा, मतलब रिजल्टेंट जो AB है ना वो AB की वैल्यू निकाली, इक्वेशन अगली आ गई। अब हम अगेन जानते हैं, अगेन हम एक फार्मूले को यूज करते हैं, तो हम कहते हैं यहां से 2 अल्फा अर्क इज इक्वल टू, अगर मैं या एंगल इज इक्वल टू, तो एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट कितना एंगल बना रहे हैं इसके बीच, 2 अल्फा। तो यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू अर्क, अर्क क्या है आपका AB, तो अर्क AB अपॉन में कितना है रेडियस, और यहां से यहां तक की जो रेडियस ये कितनी है, यहां से मैंने रखा एक अर्क खींचा और रेडियस कितनी ली इतनी, और ये क्या है आपका, ये सर्किल की तो रेडियस है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r। और अर्क AB की वैल्यू मैंने शुरू में निकाली थी, ये रही आपकी यहाँ पर अर्क AB की वैल्यू, यहाँ लिखी थी मैंने अर्क AB की वैल्यू, अर्क AB की वैल्यू क्या ये लिखी, देखो अर्क AB की वैल्यू क्या है, अर्क की वैल्यू क्या है Na है, तो यहाँ से रख दूं मैं इसको 2 अल्फा इज इक्वल टू Na अपॉन में R। यहां से इसको लिख दूं मैं, दीज इंप्लाइज 2R इज इक्वल टू कितना Na अपॉन अल्फा, यही तो हो जाएगा 2R इज इक्वल टू Na अपॉन अल्फा। इसको उठाई दे, इसको दे ले गया, और इस वैल्यू को इक्वेशन 6 में रख दिया मैंने। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, छठी इक्वेशन से क्या होगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इज इक्वल टू 2R की वैल्यू है यहाँ रख दूं, तो ये बन जाएगा Na और साइन अल्फा डिनोमिनेटर में अल्फा, ये इक्वेशन 7 है। और मैं मान लेता हूं Na इज इक्वल टू R0 मान लेता हूं मैं, तो R इज इक्वल टू कितना बनेगा R0 साइन अल्फा अपॉन में अल्फा, जहां R0 क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी है, किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एक्सट्रीम पॉइंट एंड फाइनल एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में, तो वो लिख दी मैंने इतनी। तो R इज इक्वल टू था से इसको R0 लिख दिया, साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। तो यहां से मुझे मिल जाता है R इज इक्वल टू कितना मिल जाता है, यहां से मुझे मिल जाती है R0 साइन अल्फा डिनोमिनेटर में अल्फा, और ये इक्वेशन नंबर 8 को मैं यहां लिख देता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहां से इंटेंसिटी निकाल देता हूं, तो हम जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू R0 स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूंगा, और R0 स्क्वायर को मैं क्या बोल दूंगा I0, तो I इज इक्वल टू कितना बन जाएगा I0, दिस बिकम्स टू I0 और साइन अल्फा डिनोमिनेटर में अल्फा का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो जाती है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल दिया और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैं यहां पर निकाल चुका हूं। हमने पॉलीगन मेथड को यूज किया, यहां से चलने वाली वेव फर्स्ट वेव और nth वेव के बीच में हमने क्या किया, यहां से बार बार ए पॉइंट से उसको टर्न, मतलब ए एम्पलीट्यूड था सबका रेस का, और हर बार वो डेल एंगल से टर्न हो रही है, तो इसके और इसके बीच जो आपका रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस था n-1 और nth के बीच में, वो n-1 इंटू डेल था, हमने ये निकाल लिया था। और यहां से हमने कहा था कि भाई ये एंगल पूरा मैंने बोल दिया था अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है आपका, अल्फा पार्ट फेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेव, हमने इसको पूरे को एक अर्क मान लिया था, फिर अर्क मान करके रिजल्टेंट क्या होगा आपका ए बी होगा पॉलीगन मेथड से, और ए बी होगा इसका अर्क होगा जो ए प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस एन तक के लिए एन ए के इक्वल होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को मिलाने पर ए बी मुझे मिलेगा। अब मैंने कहा ये एंगल आपका पूरा अल्फा है, और यहां से इस लाइन को आगे ड्रॉ किया, यहां से निकलने वाली वेव, तो यहां से ये एंगल जब अल्फा होगा, मतलब कि पहली वेव
फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट वेव और nth एक्सट्रीम पॉइंट वेव, मतलब कि जो आपका रिजल्टेंट के साथ जो ये फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि आपका इस रिजल्टेंट के साथ में फाइनल वेव भी कितना एंगल बनाएगी, अल्फा एंगल ही तो ड्रॉ करेगी, क्योंकि ये पॉइंट इससे आके मिल रहा है। फर्स्ट और एंड के बीच में क्या होगा, अल्फा एंगल ही होगा। जब फर्स्ट और एंड के बीच अल्फा एंगल है तो एंड और फर्स्ट के बीच में भी अल्फा एंगल ही होगा, तो ये अल्फा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, अल्फा। इसको आगे ड्रॉ किया, उसको यहां कट किया, ये अल्फा, ये अल्फा, ये 180 माइनस 2 अल्फा होगा। और ऑब्वियसली बात, जब ये अल्फा और ये अल्फा है तो अपन एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से भी इसको लिख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा इन दोनों एंगल्स के एडिशन के इक्वल होगा। तो ये 2 अल्फा क्या होगा, ये फर्स्ट वेव और लास्ट इनिशियल वेव, nth इनिशियल वेव, उनके बीच में जो वेव आपकी B से निकल रही है और जो आपकी वेव A से निकल रही है, उनके बीच रिजल्टेंट फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया। तो ये आपका 2 अल्फा बन गया। तो ये मैंने इतना बोल दिया। और फिर यहाँ से मैंने कहा कि 2 अल्फा टोटल फेज डिफरेंस है, बट हम पहले ही कह चुके टोटल फेज डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से निकलने वाली यहाँ से निकलने वाली वेव के बीच, वो ये निकाल चुका हूँ मैं। तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अल्फा की वैल्यू ये मिल गई। अगर मैं इस डेल की वैल्यू की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो 2 अपॉन में 2, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा इज इक्वल टू डेल रख दूँ और बाय में 2 रह जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन मैंने इस ए बी की वैल्यू को फाइंड करना चाहा। इस ए बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, जो है ए एम प्लस बी एम। बट ए एम और बी एम एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये 90 तो ये 90, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये एंगल अपन देख ही चुके हैं, ये भी इक्वल है। तो हमने यहाँ कह दिया बीच का पॉइंट है, तो ये अपन ने लिख दिया ए एम की जगह बी एम रख दिया और 2 बी एम निकाल दिया। और बी एम की वैल्यू निकालनी मैंने इस ट्राइंगल बी सी एम से। अल्फा इज इक्वल टू जो आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बी एम और हाइपोटेनियस आर है, तो ये बन गया। तो बी एम की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी, ये आ गई वैल्यू इसकी। अगेन हम फिर से एक फार्मूले को यूज करते हैं, हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच एंगल की बात करूँ, 2 अल्फा बन रहा है और 2 अल्फा ये आपका सेंटर पॉइंट, ये अर्क ए बी अपॉन में रेडियस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मतलब कैपिटल आर। तो कैपिटल आर मैंने यहाँ सॉरी स्मॉल आर जो उसकी रेडियस है वो लिख दी। और अर्क ए बी की वैल्यू पहले मैं निकाल चुका था एन ए, तो वो एन ए मैंने यहाँ रख दिया। तो इससे मैंने 2r की वैल्यू निकाल ली, उस 2r की वैल्यू को यहाँ ला के रख दिया, इसको मान लिया मैंने आर नॉट। ये हो गया आपका क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट ए एंड बी। अब इसको इक्वेशन यहाँ लिख दिया और इंटेंसिटी निकाली, इंटेंस आई इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, और इसका क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा इतना। इसको मैंने फिर से आई नॉट बोल दिया, तो ये इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी। और आई क्या है, आई इंटेंसिटी एट पॉइंट पी साइन अल्फा अपॉन में अल्फा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी और इस तरह से हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम अब यहाँ पर इसके कंडीशंस की बात करेंगे, हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे, सेंट्रल मिनिमा की बात करेंगे, और जो है यहाँ पर हम जो है सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमास की हम यहाँ पर इन्हीं कंडीशंस के बेस पे बात करेंगे।